नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अगर आप इंटरव्यूज की बात करें तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इंटरव्यूज सदैव से थे, लेकिन 2016 के बाद से आप इसमें एक नया वेरिएबल जुड़ा हुआ देखते हैं। और ये वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल है मॉक इंटरव्यूज का। हालांकि मॉक इंटरव्यूज भी उससे पहले तक होते थे, लेकिन तब मॉक इंटरव्यूज आमतौर पर रिकॉर्ड किए जाते थे और कैंडिडेट को दे दिए जाते थे, वह अपनी कमियों को देख लेता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से यह पब्लिक में, यानी कि आम लोगों में जाने वाला एक मीडिया प्रोडक्ट हुए, और इसके बाद से इसका बहुत बड़ा प्रभाव तमाम प्रोसेस पे पड़ा है। कैंडिडेट्स पे भी पड़ा है और जो कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं उन पे भी पड़ा है, क्योंकि वे लगातार उन इंटरव्यूज को देख रहे होते हैं जो इंटरव्यूज उन कैंडिडेट्स के होते हैं जो सफल हुए। और चूंकि आप हमें दोष दे सकते हैं, आप मुझे श्रेय दे सकते हैं या दोष दे सकते हैं, शायद दोनों के लिए उपयुक्त पात्र हूँ, लेकिन इससे इन मॉक इंटरव्यूज़ की वजह से एक मिसरीडिंग ऑफ द एंटायर प्रोसेस होने की गुंजाइश होती है। होता यह है कि हम इसे एक परफॉर्मेंस की तरह देखने लगते हैं। मेरे पास बहुत बार विद्यार्थी आते हैं और वे कहते हैं, सर हमने अमुक मॉक इंटरव्यू में ये चीज़ देखी थी और उसके बेसिस पे मेरे पास तो ये जवाब है। मुझे लगता है कि शायद हमें खासतौर से उन लोगों को जो कि यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, उन्हें एक छोटी सी एजुकेशन मॉक इंटरव्यूज कैसे देखे जाएं इसकी भी लेनी चाहिए। मॉक इंटरव्यूज में आप क्या देखें? क्या आप इसे कैंडिडेट की परफॉर्मेंस की तरह देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कोई लोग, तमाम इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई कोई आपके लिए एक मनोरंजन की स्किट पेश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। और इससे कई बार एक और गलती होती है, वो ये है कि आप एक बेंचमार्क बना लेते हैं। आपको लगने लगता है कि मुझे इस जैसा होना है, जबकि मॉक इंटरव्यूज या फॉर दैट मैटर यूपीएससी इंटरव्यूज आपको किसी और के जैसा करने के लिए नहीं है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी और जैसा परफॉर्म करें। उनका उद्देश्य तो आपके व्यक्तित्व को जानना है ना। और एक और चीज होती है इसमें, कई बार होता यह है कि आप इंटरव्यूअर की नज़र से कैंडिडेट को देखने लगते हैं, जबकि आप किस भूमिका में? आप स्वयं एक कैंडिडेट होने वाले हैं। आपको इस प्रोसेस को किस नज़र से देखना है? एक कैंडिडेट की नज़र से देखना है। इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के सवालों को देखें तो बजाय इस बात पर निष्कर्ष देने के कि अमुक व्यक्ति ने कैसा परफॉर्म किया, आप उसे ज़्यादा अंक देंगे या कम अंक देंगे, मेरी सलाह होगी कि खुद कैंडिडेट बनकर इसे समझने की कोशिश करें। हम एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि मैंने इस वर्ष जो मॉक इंटरव्यूज़ लिए वो एसपीएम एकेडमी के साथ लिए। मेरा शानदार अनुभव उन लोगों के साथ रहा। बहुत शानदार पैनलिस्ट के साथ मुझे बैठने का मौका मिला, जो कि बहुत कुछ सीखने का मौका देता है। वहीं से एक इंटरव्यू लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस इंटरव्यू को मैं, इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखिए। जब मैं यह सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस स्क्रिप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ। Okay, Zinia, I can see that you studied from Sanskriti, then you went to St. Stephen's, right? And I can see that the privileges written all over your DAF. Aren't you too privileged to get into civil service? मैंने यहाँ सवाल ये पूछा कि aren't you too privileged to get into civil services? अगर आप ध्यान से इस सवाल को समझें तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ कैंडिडेट पर एक बहुत महीन तरीके से यह आरोप लगाया जा रहा है या उसकी राय जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं, आप एक शानदार प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं, आपने प्रिविलेज्ड जगहों से एजुकेशन प्राप्त की है, कहीं आप आम लोगों की समस्या ही ना समझ पाएं, कहीं उन समस्याओं के साथ रिलेट ही ना कर पाएं। मूलतः यह मूल विचार है, आइडिया ये है। और इंटेंशन क्या है? दो इंटेंशन। पहला तो कैंडिडेट अपने प्रिविलेजेस को लेकर एक सेंस में कॉन्शियस है भी कि नहीं, डिनायल में तो नहीं है कि नहीं मेरे तो कोई प्रिविलेजेस है ही नहीं। एक मंशा तो ये है, और दूसरी मंशा जाहिर है कि कैंडिडेट से ये है, कैंडिडेट से ये अपेक्षा है कि वह यह बता सके कि जिन प्रिविलेजेस से वह व्यक्ति आता है, उन प्रिविलेजेस के बावजूद क्या कैंडिडेट इन प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता। मूल मंशा ये तो दिखने में सरल सवाल लगता है, लेकिन हमेशा उसके पीछे एक गहराई होती है। कैंडिडेट का उत्तर अगर आप देखें तो क्या है?
So whilst that is a reasonable assumption to make, I think those privileged institutions have guided me very well in ensuring that I am connected to the ground that I belong to. Secondly, sir, I have also ensured that throughout my career in college as well as during school, I was always giving back to the community, which has indeed blessed me with invariable, luxuries. व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूं तो मैं इस उत्तर से बहुत संतुष्ट नहीं हूं। यह उत्तर मूलतः यह क्या कहने की कोशिश करता है? यह उत्तर कहता है कि इन इंस्टीट्यूशंस ने मुझ में वह क्षमता पैदा की है कि मैं इन प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड कर सकूं, विच इज नॉट बैड, बट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड एडिशन ऑन द पर्सनल फ्रंट कि व्यक्तिगत तौर पर कैंडिडेट ने अपने लिए अपने आप को इस बात के लिए कैसे तैयार किया है कि उसके प्रिविलेजेस ही उसके रास्ते की बाधा ना बन जाएं आम लोगों तक पहुंचने में। बट आई विल से दिस कैंडिडेट हैज रिस्पॉन्डेड रियली वेल ओवरऑल। इसी क्रम में चलिए दूसरे प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं जो इसी से आगे जोड़ता है, क्योंकि इसे हम फॉलो अप क्वेश्चंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी इंटरव्यू में अच्छा इंटरव्यू वह होता है जिस इंटरव्यू में आप ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन देखते हैं, यानी कि आपने किसी मुद्दे पर बातचीत शुरू की और वह बातचीत फिर ऑर्गेनिक तौर पर अगले सवाल तक पहुंचे। वह क्वेश्चन आंसर्स ना हो कि 4 क्वेश्चंस पहले से इंटरव्यूअर के पास हैं, उसने एक एक करके फेंके और वहां से उनका जो रिप्लाई आया उनको चुपचाप सुन लिया, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। एक ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन अच्छे इंटरव्यू की, अच्छे मार्क्स पाने वाले इंटरव्यू की विशेषता होती है। तो इस इंटरव्यू में क्या होता है? इस इंटरव्यू में एक फॉलोअप क्वेश्चन के तौर पर मैं पूछता हूं। Let's talk about these institutions for a while. Both the institutions, the Sanskriti and the Stephens, though they draw a lot from the public expenditure, right? They are effectively both of them are public funded institutions. Sanskriti in terms of the resources they got, and Stephens for everything they are getting. Do you believe that as a public funded institution, they have not opened their gate to the marginalized and underprivileged the way they should have? Sanskriti very rarely gets students from underprivileged. Whenever they have to do, they end up getting their own staffs, class 4 employees, I mean their children admitted, and that's it. And Stephens is now as an institution which is under fire for variety of reasons for not being inclusive enough. Do you believe that these institutions failed in changing, adapting to the changing realities? So starting from Sanskriti school itself, insofar as the underprivileged go, there is a set quota that is set around 10%. They end up giving the class 4 employees' children their own or otherwise other bureaucrats. So my personal experience reflects very differently. The EWS quota that is accorded to 10% of the children is definitely given only to the underprivileged. There are separate quotas for the staff members. Sir, and insofar as St. Stephen's goes, I would vehemently disagree with you on that. That diversity that the institution has provided me with, insofar as the populace goes. अब इस फॉलोअप क्वेश्चन का जिसे आपने सुना, मेरा मंतव्य क्या है? क्या आइडिया है, क्या इंटेंशन है, क्या अपेक्षाएं हैं कैंडिडेट से? देखिए, यहाँ पर हम 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो बहुत प्रिविलेज इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। इन प्रिविलेज इंस्टीट्यूशंस पर अक्सर यह आरोप भी लगता है, और ख़ासतौर से अगर आप सेंट स्टीफेंस की बात करें तो उसके साथ तो ये करंट अफेयर्स का भी सवाल बनता है, क्योंकि सेंट स्टीफेंस इस बहस में सरकार के साथ है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के कारण कि वह बहुत बार जो रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वह अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन में नहीं दे रहा होता। इसलिए यहाँ पर एक मंशा तो यह है कि हम जान सकें कि कैंडिडेट अवेयर है या नहीं कि करंट अफेयर्स में ऐसा चल रहा है कि सेंट स्टीफेंस पे यह आरोप है, और दूसरा एक इंस्टीट्यूशन के साथ एफिलिएशन है कि नहीं, जिस संस्थान से आप होकर आए आप उस संस्थान से एक लगाव महसूस करते हैं कि नहीं। आप पाएंगे कि इन चीज़ों पर विश्लेषण के स्तर पर मेरी अपेक्षाओं से थोड़ा सा कम विश्लेषण आया। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ जो डिटेल्स हैं उनको थोड़ा सा मेंशन किया जाता, लेकिन कैंडिडेट ने शानदार तरीके से उस एफिलिएशन को, उस अफेक्शन को दिखाया अपने इंस्टीट्यूशन के साथ, और अपने इंस्टीट्यूशन को एक लेवल तक डिफेंड करने की कोशिश भी की, जो कि किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं है। अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में एक सहज प्रेमिल भाव के साथ चीज़ों को व्यक्त करना है।
So I'll say that candidate has done really well in handling this question also, though I would have expected a little better, थोड़ा सा बेटर, जहाँ पर और डिटेल में ये आता कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के कारण कुछ तरीके के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से इन इंस्टीट्यूशंस को मुक्त रखा गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये मार्जिनलाइज के साथ नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि माइनॉरिटीज़ अपने आप में भी एक मार्जिनलाइज सेक्शन है। तो शायद इस बात को मेंशन कर देने भर से और बेहतर हो गया होता। बट आई रियली लाइक द इंटरव्यू एंड आई एम श्योर आप उस मंतव्य को, उस मंशा को समझ पाए होंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि अगर आप एक कैंडिडेट हैं, चाहे आप खुद अपियर हो रहे हैं या भविष्य अब एक एस्पिरेंट है जिसको उम्मीद है कि भविष्य में वह इंटरव्यू में अपियर होगा, वे इन मॉक इंटरव्यूज़ को मल्टीपल नज़रिए से देखें। इसे केवल एक मीडिया प्रोडक्ट की तरह रिक्रिएशनल तरीके से ना देखें, और ख़ास तौर से जो सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है वो ये, आप इसे सैडिस्टिक प्लेजर के लिए ना देखें। आप इसलिए ना देखें कि आप देखें कि कोई व्यक्ति जो बाद में पावरफुल बना है उसे ग्रिल किया गया है, ये कतई मंतव्य नहीं होता। अगर आप इसे एक भविष्य के कैंडिडेट की तरह देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर और बेहतर काम कर पाएंगे।